जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज है 6 सितंबर और यौम दिफा के तौर पे आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आज का हमारा शो भी जो है वो उसी हवाले से होगा। हम ऐसे मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाएंगे। थोड़ा सा हम वही 1965 के एरा में जाके उस वक्त को ज़रा याद करेंगे, फ्लैशबैक्स में जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं और जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, सैक्रिफाइसेस किए और एक तरह से हमने इंडिया को बुरी तरह से हराया, तो उसकी जो सेलिब्रेशन आज के दिन हम करते हैं वो तो हमारे शो पे बनती ही है। तो ज़रा मज़ेदार सा आज का हमारा एक शो होने वाला है। आगे बढ़ती हूँ, मेहमानों की तरफ आती हूँ और आज हम उनसे बड़ी मज़ेदार कुछ गपशप करेंगे। उनके जो फोर्सेस हैं, हमारी जितनी भी टीम लोगों की होती है, जितने भी एक ख्वाब होता है हर इंसान का कि जी अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए वो कुछ करे, तो उनकी कैसी सोच थी, किस तरह से उन्होंने बचपन से ख्वाब देखा और आज उसको ताबीर होते हुए भी देख रहे हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर जिब्रान रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लेकर आए। इसी के साथ हमारे जो अगले मेहमान हैं उनकी तरफ चलूंगी, उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है स्क्वाड्रन लीडर अहमद अली रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आज इस खूबसूरत मौके पे हम यहाँ पर मौजूद हैं और बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम बड़ा एक ना पुराने वक्तों पे चले जाए, जो हमारे बचपन का वक्त होता है, क्योंकि बचपन से मैं अगर देखूं अपना, तो हमें यही बताया जाता था कि जी सेलिब्रेशंस हैं और जश्न मनाना है, खुश होना है। हम कभी अपने घर सजा रहे होते थे, कभी कुछ कर रहे होते थे, तो और फंक्शंस भी हो रहे होते थे, उनमें भी पार्टिसिपेशन होती थी स्कूल कॉलेजेस वगैरह में। तो जिब्रान साहब आप बताइएगा, आपके बचपन में आप कैसे सेलिब्रेट करते थे? हमारे बचपन में जनरली होता था कि क्योंकि इवेंट मेरे वालिद साहब के टाइम पे हुआ था, इसी को देखते हुए उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की और फाइटर पायलट बने। तो रादर देन सेलिब्रेशंस हमें वो लेसन्स वो बताया करते थे, हम वालिदा भी और वालिद भी, कि क्या सेक्रीफाइसेस की गई तो आज हम यहाँ पे पहुंचे। तो इट वाज मोर ऑफ अ लर्निंग रादर देन सेलिब्रेशन एट द टाइम। और वही चीज़ें देखते देखते हम बड़े हुए और उन्हीं वैल्यूज़ को उन्होंने हमारे अंदर इंस्टिल करने की कोशिश की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सही, तो दैट मीन्स कि वो बचपन से आपके अंदर वो जोश और वलवला था और आपने सोच लिया था कि मतलब जिस तरह की स्टोरीज आप सुनकर इंस्पायर हो रहे हैं, आपने एयरफोर्स का हिस्सा या अपने फौज का हिस्सा, जो भी आप सोच रहे होंगे वो बनना ज़रूरी है। बिल्कुल, इसके अलावा मेरे जहन में कभी कोई और ऑप्शन थी ही नहीं, क्योंकि बचपन से यही चीज़ देखी थी और वालिद साहब ने वही फॉलो की और उन्होंने वही सिखाया। तो मेरे ख्याल से ऑल थ्रू माई लाइफ मैंने कभी किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा ही नहीं। आपके और कितने बहन भाई हैं? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, तो सिर्फ आपके अंदर ही ये एक जोश आया या बाकी भाइयों में भी इस तरह का कुछ सिलसिला था? जोश तो तीनों भाइयों में था, लेकिन बस अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि मैं फाइटर फ्लाइंग में आया। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए जी, यही मैं अली आपकी तरफ लेकर आऊँगी, क्योंकि जाहिर है अब आप तो हिस्सा हैं एयरफोर्स का, और बचपन में किस तरह से सेलिब्रेट करते थे? क्या वाकई आपको बचपन से ही शौक था या कुछ वक्त के साथ साथ रहते हुए आपको इंस्पिरेशंस हुई कि हाँ जी मैंने अपनी एयरफोर्स या फौज के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है? जनरली हर किसी के बचपन में इंस्पिरेशंस होती हैं, सर्टेन इंस्पिरेशंस होती हैं जो उसका फ्यूचर डिफाइन करती हैं। बचपन में जब 6 सितंबर को मनाया जाता था डिफेंस डे को थ्रू मीडिया देख के, तो ये मोटिवेशन थी कि एक दिन माइट बी आई एंड अप सिटिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे अभी हम देख रहे हैं। और फिर पेरेंट्स ने, क्योंकि वो 1965 वॉर का उस वक़्त मौजूद थे, तो उन्होंने ये 1965 की वॉर विटनेस की हुई थी। तो वो जो नरेट करते थे इंसिडेंट्स, वो एक मोटिवेशन थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे एक ग्रेवयार्ड के अंदर 1965 के शोहदा की कब्रें मौजूद हैं और वहाँ पे इन पास्ट टाइम जहाज़ आके सलामी देते थे और वो प्रॉपर 6 सितंबर को उनकी याद में लोग वो वहाँ विज़िट करते थे। तो मैंने भी वहाँ पे अपने वालिद साहब के साथ जाके विज़िट किया उन शोहदा की कब्रों पे।
तो मुझे अभी भी याद है वो बचपन में बड़ी इंस्पिरेशन थी कि इन्होंने एक अजीम काम किया है मुल्क के खातिर, और वही अजीम जज्बा लेके आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ये ख्वाहिश थी कि एक दिन मुल्क की खातिर कुछ करना है, एंडेड अप इन पाकिस्तान। सही। अच्छा, जो परेड्स वगैरह होती थी उसमें कभी आपने कभी जाके देखा उस परेड को, और वो परेड आपकी कभी इंस्पिरेशन बनी कि हाँ जी किस तरह से ये सिलसिला हो रहा है, या जिस पूरी सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है, इसका भी मैं कभी हिस्सा बनूं? समटाइम सर ने भी बोला कुछ लोगों की इंस्पिरेशन जो ऑलरेडी अगर उनके रिलेटिव फोर्सेस में हैं तो वो उनकी इंस्पिरेशन होती है। मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि सिंस आई एम द फर्स्ट वन टू ज्वाइन फोर्सेस, सो आई वांटेड टू बी द फर्स्ट वन के जो अपनी फैमिली में से फोर्सेस ज्वाइन कर सके, बिकॉज माय ब्रदर्स ट्राइड, लेकिन अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि शायद मैंने एयरफोर्स में आना था, तो आई वांटेड टू बी द फर्स्ट वन। तो इंस्पिरेशन जब आप थ्रू मीडिया हम परेड्स वगैरह विटनेस करते थे, तो यही था कि इसमें डिसिप्लिन शो हो रहा है, और जिस तरह आपको वो चीज़ इंस्पायर करती है, तो बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल फैक्टर है। ट्रू दैट। अच्छा, जैसे अब आप दोनों ने जिक्र किया स्टोरीज के हवाले से, और बचपन में जैसे आपके पेरेंट्स आपको बताया करते थे, तो मैं आप दोनों से बारी बारी जानना चाहूँगी कि कोई एक ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी तक याद रह गई, जो उन्होंने आपको सुनाया हो, और उस वक्त के दौर का जो कोई एक चीज़ सामने, आपका किस्सा सामने आया हो, वो कोई याद रह गया हो, वो क्या है? एम आलम का जो रिकॉर्ड है, जो 1 मिनट में उन्होंने 1965 की वॉर में इंडिया के 5 त्यारे मार गिराए, जो कि अभी तक एग्जिस्ट करता है। आई स्टिल रिमेंबर कि वो मुझे बचपन से ही वो मेरे माइंड में ये चीज़ इंकलकेट की गई थी थ्रू पेरेंट्स कि ये बहुत बड़ा एक कारनामा है। आई स्टिल रिमेंबर कि वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट जो कि हमारे हीरो ने, एयरफोर्स के हीरो ने अचीव की, तो वो मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि वो बचपन से ही से आई रिमेंबर दैट। ओके, यही चीज़ आपकी तरफ भी लेकर आऊँगी, जो आपने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़े किस्से सुनाए, और हमारा जो बचपन था वो इस तरह से गुजरा, तो कोई एक ऐसा किस्सा आपको याद है? बचपन में होता था, जब भी वालिद साहब कभी किसी फ्लाई पास्ट वगैरह का हिस्सा होते थे, तो बड़ा एक सेलिब्रेशन का माहौल होता था घर में। लोग देखते थे कि स्कॉलर रशीद फ्लाई पास्ट का हिस्सा है। अच्छा। और जब भी किसी इंपॉर्टेंट मिशन पे जाना था तो एक टेंशन होती थी। ओके। तो जब बचपन में वो साइकिल देखा, और उसके बाद आफ्टर 15-20 ईयर्स जब खुद से उस साइकिल का हिस्सा बने, 23 मार्च के फ्लाई पास्ट पे फ्लाई किया या किसी इंपॉर्टेंट मिशन पे गए, तो ऐसा फील होता था कि अब वो साइकिल कंप्लीट हो गया। हाँ। पहले हमारे बड़े करते थे, अब हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारे बाद हमारे छोटे करेंगे, तो वो साइकिल जो है ना वो मेंटेन रह रहा है, which is a big honor for us. Exactly, true that. अच्छा, अभी जो किस्सों की बात हो रही थी, एक हमने सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पर अभिनंदन का जो एपिसोड था वो सुना, देखा, सारी चीज़ें हुई, लेकिन ज़ाहिर है आप तो उसी डिपार्टमेंट का हिस्सा है, तो ज़रा हमें बताइएगा कि क्या वो शाहकार रहा, किस तरह से हमारे शेरों ने उसको झपटा और उसको मार गिराया, वो क्या स्टोरी थी, ज़रा हमें अपने अंदाज में आप आज बयान करें। एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स एक प्रोफेशनल फ़ौज है, और जब एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब आप प्रोफेशनलिज्म की बात करें और पायलट्स की ट्रेनिंग की बात करें, तो इट इज़ सेकंड टू नन। और उसके साथ जब एक जज्बा शहादत शामिल हो जाए, तो वाकई हर लड़ने वाला शेर की तरह जो है वो ललकारता है। और जब भी दुश्मन ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने की कोशिश की, तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिला। 1965 की वॉर, 71 की वॉर, जब जब दुश्मन ने इस कौम को ललकारा है, तो उसको मुंह की खानी पड़ी है। सिमिलरली जब 26 फरवरी को उन्होंने सोचा कि शायद हम सरप्राइज़ दे रहे हैं, इट वाज नेवर अ सरप्राइज़, और पाकिस्तान एयरफोर्स उसके लिए तैयार थी। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने बोला था कि आपने अगर रात की तारीकी में कुछ करने की कोशिश की, 1965 वाला जो किस्सा था वो शायद भूल गए थे कि वो गलती दोबारा वो दोहरा रहे हैं, तो उनके साथ होना क्या है। बिल्कुल, और उसका फिर मुंह तोड़ जवाब हमने दिन में उन्हें दिया, एंड वी वर प्लानिंग फॉर इट। उसके अंदर कमांड की तरफ से, CS की तरफ से, पूरे एयर स्टाफ की तरफ से एक थोरो प्लानिंग थी स्क्वाड्रन लेवल के ऊपर, और जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया,
तो अल्लाह ताला ने उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को कामयाबी दी, इस मुल्क को कामयाबी दी। और फिर जब हमारे शहीदों ने अपने टारगेट्स, जो इंटेंडेड टारगेट्स है, इंडिया में जाके उनको हिट किया एंड सक्सेसफुली हिट किया, तो उसके बाद जब उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान की सरहदों को क्रॉस करने की, तो आपके सामने है उनका क्या हाल हुआ। अच्छा, कुछ ये पता चला था कि क्या एक्सपेक्टेड एरियाज थे जो उन्होंने टारगेट किए हुए थे, और आप क्या उस वक्त वहां मौजूद थे? एक्चुअली वो इट वाज फेलियर ऑफ प्लानिंग ऑन देयर पार्ट एंड इट स्पीक्स ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म, अगर आप उनकी फौज की बात करें, क्योंकि रात के अंधेरे में दे मिस थे टारगेट्स, और जितने जहाज आए थे वो सारे बाउंड्री भी क्रॉस नहीं कर सके, बिकॉज वी वर रेडी फॉर इट एंड विद इन 15 मिनट्स एवरीवन वाज इन द कॉकपिट, एंड दैट वाज द ग्रेट अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। और फिर अब उसके बाद जब हमने अपने टारगेट्स प्लान किए, तो जो उस वक्त मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप की जो डिमांड थी, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जांबाजों ने उस डिमांड को पूरा किया और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी और नुसरत से नवाजा। क्या बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जहां हमारी फोर्सेस की बात आती है तो चाहे वो दुश्मन कोई भी हो, उसको मुंह की ही खानी पड़ती है। तो अपने पुराने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमसे पंगा नहीं लेना है उन्होंने। बात आगे बढ़ाऊंगी, आपसे भी ये पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की, वो किस तरह से है, कितनी मजबूत है, जरा उसके बारे में भी बताइएगा। ये एयर डिफेंस का सिस्टम पाकिस्तान एयरफोर्स ने काफ़ी मेहनत के बाद बनाया है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान बाउंड्री। अब कहीं से भी कुछ भी इंकर्जन होती है, कोई भी हमें थ्रेटन करता है, तो हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़, चाहे वो F-16 हो, J-17 हो, मिराज F-7 या कोई भी और जहाज़ हो, वो सारे हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। इसे हम एयर डिफेंस अलर्ट कहते हैं। तो हमारा ज़्यादातर टाइम एयर डिफेंस अलर्ट विद लोडेड एयरक्राफ्ट, जिस पे मिसाइल्स और बॉम्ब्स और सब कुछ लगा होता है, उसके साथ हम वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही हमें ऑर्डर मिलेगा वी विल टेक ऑफ, और जहाँ भी कहेंगे आइदर किसी जहाज़ को गिराना है या ज़मीन पे किसी टारगेट को एंगेज करना है, तो हम हर वक्त उसके लिए तैयार होते हैं। और जनरली लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें सिर्फ 6 से 7 मिनट लगते हैं टेक ऑफ करने में। अच्छा। और अगर इंडिया के अंदर कोई भी टारगेट एंगेज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे हमें। मतलब आप तो बिल्कुल ऐसे रहते होंगे ना, ऑन द मार्क गेट सेट गो वाली पोजीशन जो होती है कि बस किसी वक्त भी हमें जो है वो सिग्नल्स मिल सकते हैं और हमने जो है वो फ्लाई ऑफ करना होगा। जी बिल्कुल, हम हमेशा अपना जी सूट वगैरह पहन के रखते हैं, हेलमेट हमारा रेडी होता है, जहाज़ के ऊपर प्रेजेंट होता है, और हमारा सारा क्रू उधर अवेलेबल होता है। और हमारे लिए इंडिकेशन होती है हूटर की, जैसे ही हॉटलाइन पे कॉल आती है और हूटर बजता है, वहाँ से हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाता है, एंड विद इन 6 मिनट्स to 7 मिनट्स वी आर एयरबोर्न एंड रीचिंग आवर डेस्टिनेशन। अच्छा, हमारा सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट अब कौन सा है और आप कौन सा चला रहे हैं? मैं खुद तो J-17 फ्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। और हर एयरक्राफ्ट के अपने स्पेसिफिक रोल्स हैं जिसमें वो मैचलेस है। F-16 की अपनी क्वालिटीज़ हैं, J-17 हमने खुद बनाया है, उसकी अलग क्वालिटीज़ हैं, मिराज और F-7। तो किसी एक एयरक्राफ्ट का बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं कह सकते, वो फिर नहीं कह सकते, लेकिन हर स्पेसिफिक सिचुएशन में कोई एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो उसके लिए बेस्ट सूटेड होगा। और एयरफोर्स की अच्छी बात यह कि उसने उन स्पेसिफिक एलिमेंट्स को उधर ही रखा हुआ है जहां वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है। सही। अच्छा, अभी आपने मुझसे एक बात की कि हम खुद बना रहे हैं जो हमने वो एयरक्राफ्ट्स हैं, तो अभी रिसेंटली किसी और मजीद नए एयरक्राफ्ट पे काम चल रहा है, कुछ अपडेटेड सिलसिला कुछ है उसमें? जी बिल्कुल, J-17 का जो करंट मॉडल हम फ्लाई कर रहे हैं इसे कहते हैं ब्लॉक 2। और ब्लॉक 2 के बाद नेक्स्ट है ब्लॉक 3, जिसमें अपग्रेडेड सिस्टम्स होंगे जो हमारी एफिशिएंसी को और लिथैलिटी को मैनीफोल्ड बढ़ा देंगे, कर देगा। इंडिया पैसे लगा के एक्विजिशंस कर रहा है, महंगे महंगे जहाज खरीद रहा है, लेकिन इस अपग्रेड के बाद उनका वो जो सारा बैलेंस है ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी जो उन्होंने बैलेंस चेंज करने की कोशिश की थी, हम वापस टेक्नोलॉजिकली ऊपर आ जाएंगे। और क्योंकि ये हमारी अपनी ही चीज़ है, तो हम जितने मर्जी बनाएं और इनको जहां मर्जी रखें, हम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, जैसे इंडिया ने राफेल बनाए हैं, तो उसके मुकाबले में आप अपने एयरक्राफ्ट्स को किस तरह से लेते हैं? जिस दिन J-17 ब्लॉक 3 आ जाएगा, तो जो इंडिया के साथ 27 फरवरी को हुआ है, उनके राफेल के साथ भी इंशाल्लाह यही होगा।
यही होने वाला है, चाहे वो फ्रांस से लें, चाहे वो किसी से भी लें, नतीजा यही निकलना है। ट्रू दैट। अच्छा मोहम्मद अली, ये बताइएगा कि जो 1965 की वॉर थी, जाहिर है उसके बारे में भी सुना होगा, पढ़ा होगा, उसने आपको कितना ज़्यादा प्रोवोक किया कि आप इस जगह पे हमारी फौज में आए, और एक वो इंथुजियाज्म होता है ना कि हाँ जी, वो सारा सोच कर आपने डिसाइड किया कि मतलब ये मैंने करना ही करना है। कोई भी कौम हो, उसकी कामयाबी के पीछे बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ शामिल होती हैं। अब वही कौम तरक्की करती है जो कि उन कुर्बानियों को याद रखती है और अपने हीरोज़ के नक्शे कदम पे चलती है। तो जब से हमने एयरफोर्स ज्वाइन की तो हमने ये देखा कि उन हीरोज़ को हमेशा याद किया जाता है, और उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसी में से ही एक्सट्रैक्ट की जाती हैं चीज़ें कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। एक तो बचपन से हम स्टोरी सुनते आ रहे थे, फिर एयरफोर्स में आके वो चीज़ प्रैक्टिकली देखी हमने कि किस तरह उन लोगों का प्रोफेशनलिज्म और वो ट्रेनिंग थे। तो इसी तरह 1965 की वॉर में जिस तरह उन्होंने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, और डिसिप्लिन के साथ जब आपके अंदर वो जज्बा शहादत और साथ बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारे अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी चीज़ से नवाजा हुआ है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो जब हम 1965 की वॉर को स्टडी करते हैं तो उन हीरोज़ की एग्जांपल्स को अपने सामने रखते हैं, तो हर मार्के में जाना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, और जोश और मजीद बढ़ जाता होगा। फिर आपका होता होगा कि भाई मुझे किसी भी उस फील्ड में भी डाल दो, पर मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, मेरा वो जज्बा रहेगा। बिल्कुल ट्रू दैट। अच्छा जी, मज़ेदार भी और दिलचस्प बातें इनसे होती रहेंगी आज के हवाले से, यौम दिफा के हवाले से, लेकिन यहाँ एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। 6 सितंबर के हवाले से आज का हमारा यह बड़ा मज़ेदार सा शो है, और जैसे ब्रेक से पहले हम हमारे जो स्क्वाड्रन लीडर्स थे उनसे हमने बड़ी मज़ेदार गपशप की, उनसे बड़ी मज़ेदार बातें की, उनके बचपन के हवाले से भी बात की। आगे भी बहुत कुछ ऐसे सवाल है जो मेरे जहन में है जो मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, और सबसे पहले मैं उन्हें वेलकम करना चाहूँगी, अ ग्रेट राइटर। तो आइए हमारे साथ उन्हें वेलकम करते हैं। मौजूद हैं हफीज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। एक और यौम दिफा बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, ये यौम दिफा जिस वजह से हम उन्हें मुबारक कहते हैं ना जी, हमारे लिए ये कभी खौफ की अलामत नहीं रहा, हमारे लिए ये सेलिब्रेशन है। बिल्कुल, कि एक निडर कौम बाहर आई और दुनिया ने देखा कि हम खौफ को किस तरह शिकस्त देते हैं, हम मौत को किस तरह शिकस्त देते हैं। बिल्कुल, तो ये सेलिब्रेशन है हमारी। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बचपन के हवाले से कि जाहिर है बचपन में हमें बड़ा बताया जाता था, किस्से सुनाए जाते थे कि जी इस तरह से हम डिफेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, इस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके बचपन का अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, आप किस तरह से सेलिब्रेट किया करते थे? मैंने तो लकीली मैं तो उस जनरेशन से हूँ कि जिन्होंने 1965 की वार देखी अपने बचपन में। उस वक्त मैं चौथी जमात में था गालिबन, और जब ये 65 मुझे याद है, मतलब जाहिर है अक्ल समझ थी उस वक्त। हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस वक्त ये था कि जब अचानक हमला किया गया हमारे लाहौर शहर पर, और जिस तरीके से उसको शिकस्त दी गई दुश्मन को, उन्होंने कहा था कि हम शाम की चाय जिमखाना क्लब में पियेंगे लाहौर में, और उन्होंने चाय की बजाय उन्हें धोल चाटनी पड़ी वो चवंडा में, या मेजर अजीज भट्टी ने जिस तरह BRB नहर का दिफा किया था। तो ये सारी बातें थी, और उस वक्त फटाफट ये कहा गया कि शहरी दिफा का जो एक महकमा था वो हरकत में आया कि आप अपने घरों में खंदकें खोदें, और बताया गया था कि W शेप की या M शेप की या N शेप की विंग्स इस तरह। तो मुझे याद है कि हमारे घर में एक बड़ी खंदक खोदी गई थी, W शेप की थी। अच्छा, ताकि उसमें पनाह ले सके जब हवाई हमला हो। लेकिन मैं हैरान था कि खंदकें तो खोद दी गई, मौका ही नहीं मिला उसमें लेकिन उसमें कोई नहीं घुसा। जब भी त्यारे वहां से ऊपर से गुजरते और सायरन बजा करते थे सही, वो शहरी दिफा वालों के फिजाई हमला हो गया। हाँ, आप लोग तो बजाय अंदर घुसने के हम लोग छत पे चढ़ जाया करते थे अपने, और वहां से त्यारों को हाथ हिलाना, और फिर जब हमारे त्यारे आते थे हमारी पाक फिजाइया के, और फिर जिस तरीके से उनको वापस भगाया जाता था, तो ये सारा एक नजारा होता था। तो वही बात जो मैंने आपसे पहले की, मैंने अपने बचपन ही में देखा कि एक जो दुश्मन जोम में होता है लेकिन उसके पास
वो जज्बा ईमानी नहीं होता कि जिससे वो शिकस्त दे सके हम जैसी कौम को, बेशक, तो उनको पसपा होती है। तो ये जो जज्बा था इसने मुझे मजबूर किया कि उन दिनों मैं चौथी जमात में था, तो जंग कराची के बच्चों के सफ़े के लिए और जिसारत कराची अखबार था उसके बच्चों के सफ़े के लिए, तो मैंने छोटे छोटे वो एक मिली नगमे और नज़में लिखी, चूंकि इंस्पायर था, रेडियो पर दिन रात ये नगमे बजा करते थे। बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल से उस दौर के जो नगमे थे और जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स थे वो तो खैर आज भी वैसे ही चल रहे हैं। हम जितनी आगे आने वाली जनरेशंस हैं वो मेरे ख्याल से इन्हीं नगमों के साथ आगे चलेंगी। कमाल हो गया था। आपने देखा कि उस वक्त मलका तरन्नुम नूरजहां, क्या बात और है। मुझे वो याद है कि ये हवाओं के मुसाफिर, ये समंदरों के राही, मेरे सर बकफ मुजाहिद, मेरे सफ शिकन सिपाही, तो इस किस्म के नगमे गूंजे करते थे। करनैल नी जरनैल नी सूफी तबस्सुम आ गया जिन्होंने पंजाबी नगमे लिखे, मेरे ढोल सिपाहिया तैनू रब दिए रखा, और फिर ए राह हक के शहीदों वफा की तस्वीरों। सही बात है। तो ये जो चीजें थी ना, ये हम बच्चों का जो खून था ना वो जोश मारने लगता था। तो मैं हैरान होता था कि बड़ों का क्या हाल होता था उस वक्त। सही सही। और एक पूरा जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा मंजर था। और फिर जंग जब खत्म हुई 17 दिन के बाद जी, तो हम ये ख्वाहिश करते थे कि जंग क्यों खत्म हो गई। अच्छा, माहौल अच्छा लग रहा कि था। हम वहां तक पहुंचे। और रात को जब हमला होता था ना, हाँ। तो ब्लैकआउट किया जाता था, राइट, कि वो बत्तियां वगैरह बुझा दी जाती थी। लेकिन हम कहीं कोने खुदरे से जाकर एक बत्ती ऑन कर देते और उस पर डांट भी पड़ती हमें कि आपने कहीं यही हमला करवाना है, लेकिन निडर कौम, निडर कौम वाकई। और इसी बात पे तो हम मशहूर हैं कि जिसकी फोर्सेस इतनी निडर हैं तो उसकी कौम को इतना निडर नहीं हो, वो कैसे हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। अहमद साहब, आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी कि आपने जैसे मुझे अभी बताया कि मेरी फैमिली में जो था हम किस्से सुनते थे, चीज़ें होती थी और उसी से जोश पैदा हुआ आपके अंदर कि मैं फ़ोर्स को में शामिल हूँ और मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ। तो अब आपकी माशाल्लाह से जो फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उनको भी वही पैट्रियाटिज़म उनके अंदर है, वही जोश है आपको देखकर और इंस्पायर होते हैं कि हम भी अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल, बच्चे अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं और जनरली उनके अर्ली स्टेज में पेरेंट्स ही उनके रोल मॉडल्स होते हैं। और माशाल्लाह से आपकी तो वाइफ भी नेवी के अंदर ही है, तो मेरे ख्याल से दोनों माँ बाप को देखने के बाद बच्चों के तो जहन में वही, जैसे जिब्रान साहब ने कहा, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, मेरा जो बेटा है माशाल्लाह, तो वो देखता है कि बाबा एयरफोर्स में है, मामा जो है वो नेवी में है, तो ये सेज कि जी मैं आर्मी में जाऊंगा। वाओ, मतलब सारी चीजें इकट्ठी एक ही घर में। और अभी भी जब उसको इंट्रोडक्शन देता है वो अपने नाम के साथ कैप्टन लगाता है, कैप्टन हुसैन अहमद। ग्रेट। तो अभी से उसके अंदर ये जज्बा है, बिकॉज वो विद इन अ फैमिली उसने ये देखा है। और फिर क्योंकि हमारा वर्क स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि हम अपनी जॉब्स पे जा रहे होते हैं, यूनिफॉर्म में जा रहे होते हैं डेली, तो ये देख के वो बच्चों के अंदर खुद से मोटिवेशन पैदा होती है। हाँ, तो क्योंकि अक्सर बच्चे सवाल भी बहुत करते हैं ना, तो कभी आपके बेटे ने कभी ये सवाल नहीं किया, पापा आप क्यों जाते हैं और आप इतने दिन घर से बाहर रहते हैं या मामा घर से बाहर रहती हैं, तो एक बच्चा वो चीज़ भी फील करता है। आपके बच्चे किस तरह से एक रिएक्शन देते हैं इस बात पे? बिल्कुल, जब दोनों वर्किंग हो पेरेंट्स, तो मोस्टली उनके लिए इकट्ठा रहना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो बच्चों को वो चीज़ समझाना कि हमारा नेचर ऑफ जॉब क्या है, हम क्यों एक दूसरे से अलग हैं या ज़्यादा नहीं पास रह पा रहे, तो उनको उनके लेवल पे जाना पड़ता है, बच्चों के साथ बच्चा बन के उनको समझाना पड़ता है। एंड वंस दे अंडरस्टैंड तो दे फील कंटेंट। एंड हाउ ओल्ड ही इज? It's around 5 years old, माशाल्लाह। अच्छा। एंड वो जब आप बच्चे के लेवल पे जाके बच्चों को समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं और फिर वो आपको मार्जिन देते हैं कि आप अपने बाकी मामलात भी देख सकें और बच्चों की मेरे ख्याल से ये वाली एज ऐसी होती है कि पानी की तरह होती है, आप जिस मोल्ड में डाल देंगे वो उसी हिसाब से उन शेप उनका हो जाएगा, वो उसी चीज़ को अंडरस्टैंड भी करेंगे कि भाई हमारे पेरेंट्स हमें जो चीज़ समझा रहे हैं, तो एग्जैक्टली आई थिंक ऐसा ही होता है। अच्छा, आपकी वाइफ अभी कराची में ही मोस्टली होती है? बिकॉज शी
is a naval officer and mostly the naval setup is in Karachi. In Karachi. So currently she is in Karachi and I'm in Pindi. So देखा ये भी एक लाइफ होती है कि आप अपने जब मुल्क के लिए सोचते हैं ना तो आप सारी बाकी चीजों को साइड कर देते हैं, इवन अपनी पर्सनल फैमिली को भी साइड कर देते हैं। बेटे का क्या होता है, वो किसके साथ रहता है? इस सिचुएशन में मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं, जिस तरह फादर के पेरेंट्स या मदर के पेरेंट्स, अच्छा वो सपोर्टिव ऑब्वियसली दे नीड टू बी सपोर्टिव और अल्हम्दुलिल्लाह बोथ आवर फैमिलीज आर वेरी सपोर्टिव, तो बच्चों को उनकी काफ़ी ज़रूरत होती है। सेकेंडली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान एयरफोर्स, जहाँ पे ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपको सिखाती है, वहाँ पे अपने ऑफिसर्स के लिए वेलफेयर के लिए बहुत काम करती है। अच्छा। और तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखा जाता है और इन सिचुएशंस को कैटर करने के लिए जहाँ पे दोनों पेरेंट वर्किंग हैं तो डे केयर्स हैं, वो डे केयर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ लेस हैं और उसको मॉनिटर किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि बच्चा भी निगलेक्ट ना हो, ऑब्वियसली वो ये ना सोचे कि जी मेरे तो पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है तो वो ख़राब हो जाए या वो सही तरीके से अपनी एजुकेशन भी हासिल ना कर सके, ये भी एक मसला होता है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी फोर्सेस और हमारी हुकूमत इन सारी चीज़ों को भी लुक आफ्टर करती है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसके लोग तभी फोकस के साथ काम कर सकते हैं इफ दे आर रिलैक्स्ड के देयर फैमिलीज आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। तो ये हमेशा से पाकिस्तान एयरफोर्स का वतीरा रहा है कि जब भी कोई काम करने के लिए जाता है ही इज़ कंटेंट, उसको ये सुकून है कि उसकी फैमिली वो सेफ है, तो उसकी वेलफेयर का ख्याल किया जा रहा है। विद इन द कैंट्स द एरिया इज सिक्योर्ड और देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी फील ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जिब्रान साहब, आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह से आपकी इंस्पिरेशंस थी बचपन में, आपके पेरेंट्स ने आपको जो किस्से कहानियाँ सुनाए जिनसे आप प्रोवोक हुए कि नहीं मैं भी पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, मैं इस तरह की किसी फोर्स को ज्वाइन करूँ, आपके भी बच्चे हैं और वो किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं, घर का माहौल कैसा है, ज़रा वो बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा है 3 साल का और एक बेटी है तकरीबन 5 महीने की। अच्छा, अभी तो छोटे हैं। अभी छोटे हैं। और जब बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम रखना था, तो काफ़ी लड़ाई के बाद नाम फाइनल मैंने किया मोहम्मद सालार। और नाम रखने के पीछे वजह ये थी कि नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शुरू हो जी, और सालार एज ए लीडर, तो जब भी बड़ा हो तो नाम का इफेक्ट उसके ऊपर आए। और अभी भी वो छोटा है, बातें शुरू की उसने, लेकिन जब भी कोई जहाज गुजरते हुए देखता है तो कहता है बाबा के एयरप्लेन। तो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग उसकी ठीक चल रही है। इंशाल्लाह जब बड़ा होगा तो अगर हम अच्छी एग्जांपल सेट करेंगे तो इंशाल्लाह उसी को फॉलो करेगा। अच्छा, आप उस पे छोड़ देंगे कि वो खुद इस चीज को अपनाए, इस प्रोफेशन को अपनाए, इस फील्ड में जाए, या फिर आप उसको कहेंगे कि नहीं बेटा मैं हूँ इस फील्ड में तो तुमने भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तुमने भी फोर्सेस में से किसी एक फोर्स को ज्वाइन करना है? नहीं, फोर्स तो नहीं करूँगा, लेकिन जो एग्जाम्पल्स इसके लिए हम सेट कर रहे हैं, सर मेरे दादा भी फोर्सेस में थे, वालिद साहब भी फोर्सेस में थे, मैं भी हूँ, तो इंशाल्लाह ये एग्जाम्पल उसके लिए काफ़ी होगी फॉलो करने के लिए, अगर वो उस टाइम पे समझता है इसको ठीक है। और वही वाली बात कि आप उसको किस्से कहानियाँ वही सुनाएंगे जिसको वो इंस्पायर होगा सुनकर और उसको यही शौक होगा कि भाई मैं भी उसी का हिस्सा बनूं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पिछले 10-15 साल से जब से मैं एयरफोर्स में फ्लाइंग कर रहा हूँ, हमेशा ऐसे होता है कि हमें कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट्स पे जाना पड़ता है, कभी हालात ख़राब होते हैं, मिशंस पे जा रहे होते हैं, तो फैमिली वो सारी चीज़ें देख रही होती है, चाहे जितना मर्जी छोटा बच्चा हो, उसके लिए एक सब्लिमिनल एक मैसेजिंग हो रही है कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है और ये काम ज़रूरी करना है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें देखते हुए जब बड़ा होगा तो इंशाल्लाह ठीक लाइंस पे चलेगा। ग्रेट। तो आपकी फैमिली सपोर्टिव है, उस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि बच्चों का लुक आफ्टर, आपकी वाइफ का लुक आफ्टर ईजीली हो जाए जब आप अपने काम पे हों? बिल्कुल। मेरी बेगम जो है वो डॉक्टर है और वो अक्सर पूछती है कि डॉक्टर से क्यों शादी की, तो मैं से ये कहता हूँ कि खुदा ना खासा जंग में कुछ हुआ तो जल्दी ठीक करके वापस भेज देना। घर के अंदर ही ठीक हो जाओ। तो सारी लाइफ इसी से के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ओह दैट्स सो स्वीट। हमीद साहब, यही चीज़ों के साथ थोड़ा सा आगे लेकर चलूँगी, जो अभी हम नगमों के हवाले से बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि जो वक्त वो था 1965 का या उससे पहले का, जब इतने खूबसूरत मिली नगमे आते थे जो आज तक चल रहे हैं, अब वो ट्रेंड इतना कम क्यों हो गया है? अब उस तरह के नगमे क्यों नहीं बनाए जाते? एक्चुअली होता ये है, शायरी होती है किसी खास वक्त और मिजाज की मोहताज। अच्छा। और देखा जाता है जब हम किसी से जंग कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो हमें एक जज्बा चाहिए होता है। और अब देखिए कि उस वक्त रेडियो पाकिस्तान खास तौर पर
किस तरीके से सामने आया। वहीं बैठे हुए स्टूडियो में नगमे लिखे जाते थे, वहीं वो कंपोज होते थे और वहीं वो रिकॉर्ड करके ऑन एयर कर दिए जाते थे। और अगले मोर्चों पर बैठे हुए हमारे सिपाही और जहाज़ों में उड़ते हुए हमारे मुजाहिद और कहीं बहरी जहाज में बैठे हुए हमारे ऑफिसर नेवी के, उनके अंदर वो जज्बा ईमानी होता था और रेडियो का नगमा हर जगह पहुंचता था। उसके बाद आता है एक दौर जिसमें जंग नहीं होती, ठहराव का दौर। आपने देखा होगा कि 65 और 71 की जंग के दरमियान हमारी शायरी ने एक टिल्ट किया। उसमें वतन की मोहब्बत जागी। जो हम पहले ये बात करते थे ना, मसलन पंजाबी शायरी, जंग खेडनी होंदी जनानियां दी, ताज मुल्तानी ने गाया। और वहाँ जो लोग जब शाम को जमूनी आवाज़ में ये चलता था रेडियो से, तो वो जो हमारे दुश्मन फौज के हमला आवर होने वाले लोग थे, उनके हौसले पसपा कर दिए जाते कि जंग खेड नहीं होंदी जनानियां दी, आप चूड़ियां पहनकर जंग नहीं लड़ सकते। मतलब वो हमारे नगमे ऐसे होते थे कि वो दुश्मन को वैसे ही हाँ। तो और वो ज़हनी तौर पर पसपा, उनका हौसला पसपा, चूंकि उन्होंने हमला किया था, उनकी काज नहीं थी, मैलाफाइडी थी कि उन्होंने गासबियत करनी थी, एक हमसाए मुल्क पर चढ़ मार करनी थी और वहां पर उन लोगों पर जीना हराम करना था। लेकिन वो जो हराम का सिलसिला था उन पर उलट दिया गया। हमारे यहाँ काज थी, हम अपनी धरती को डिफेंड कर रहे थे। जो आदमी अपनी काज के साथ अपनी धरती को डिफेंड कर रहा होता है ना, उसका मोरल कहीं और होता है। और फिर आपने देखा कि 71 के बाद गो के वही नगमे रिपीट हुए, उसमें कुछ और नगमे भी ऐड हो गए जब 71 की जंग हुई। लेकिन फिर एक दौर जो था हमारे यहाँ मायूसी का, उसमें फिर हमारे शायरों ने कमाल किया। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, ये वही नगमे हैं। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया हो, जमीलुद्दीन आली आए और अलन फकीर और सारे ये लोग। पाकिस्तान की जितनी भी जुबानें थी, चाहे वो पश्तो है, उर्दू है, हमारी कौमी ज़बान पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, बरावी है, बलूची है, तमाम ज़बानों में, शीना है, बल्ती है, कश्मीरी ज़बान है हमारी, तमाम ज़बानों में ये नगमे आए जिन्होंने हमारे लोगों को मायूसी से निकाला और जीने का हौसला दिया कि हम फख्र करें कि हमारा जो पाकिस्तान है उसको हमने आगे लेकर चलना है और हमने मायूस नहीं होना। तो फिर ये दौर चला और फिर वो आपने देखोगे अहमद नदीम कासमी के मौजूद कि वो जो अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसल के जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो, तो इस किस्म के नगमे बेतहाशा आए। तो अब दौर है हमारे ग्रो करने का, प्रोग्रेस करने का, हमने आगे बढ़ना है। तो फिर हमारी शायरी भी उसी तरीके से अपना रूप बदल लेती है, हौसला देती है। एक वक्त होता है वो जोश देती है, दुश्मन से लड़ जाने का, भिड़ जाने का आपको जज्बा देती है, और जब वो दौर निकल जाता है तो फिर हमें आगे बढ़ने का, जीने का हौसला देती है। सही, जैसे कि आपने किया कि उस दौर में आपने बच्चों के हवाले से और इस मौके के हवाले से ना आपने बहुत कुछ लिखा। उसके बाद फिर ज़ाहिर है अगेन राइटिंग ग्रो कर गई। और फिर जब मैं रेडियो से वाबस्ता हुआ तो उसके बेतहाशा हमने फीचर भी लिखे, ग़िनाई भी लिखे, ड्रामे भी लिखे जो खास अयाम से मुतालिक होते थे। और फिर जो कहानियाँ हमारी होती हैं, हमारा फिक्शन कोई भी उठा लीजिए आप, हमारे फिक्शन में जो अहद दर अहद तब्दीलियां आई हैं वो हमारे दिफा को देखते हुए आई हैं। बेशक। जो एक होती है ना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो हम वो दौर था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का। और अभी भी देखिए कि हम माशी तौर पर दूसरे हवालों से भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जीने का हौसला, लड़ने का हौसला, जिंदा रहने का हौसला, जियो और जीने दो का हौसला, ये हमें कहाँ से आता है? हमारे लिटरेचर से आता है, हमारे फिक्शन से आता है। और जो इन पर अमल कौन करते हैं? जो बाहर हमारे सिपाही, हमारे फोर्सेस के जो मौजूद हैं बॉर्डर्स पर, चाहे वो फिजाई बॉर्डर हो, चाहे वो समुद्री बॉर्डर्स हो, चाहे वो ज़मीनी बॉर्डर्स हो। बिल्कुल आपकी बात सही है। और जो अभी आप बात कह रहे थे ख़वातीन के हवाले से भी, मैं हमारे सामने अहमद साहब भी मौजूद हैं, इनकी वाइफ भी नेवी में। और अब और देखने में आता है कि आप अगर जंग पे भी सोचेंगे तो ख़वातीन भी उसमें शामिल हैं, आपकी एयरप्लेन फाइटर्स मौजूद हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी इस तरह से ख़वातीन को लेकर भी जो सोच है वो ग्रो कर रही है। अहमद साहब, ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या इस बारे में सोच है? बिल्कुल, हर गुज़रते दिन के साथ हम देखते हैं कि ख़वातीन हर फील्ड में आ रही हैं और ये बड़ी खुशायन बात है। और अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो हर ब्रांच में
लेडी ऑफिसर्स हमारे साथ हैं और उनकी ट्रेनिंग भी उसी तरह हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना वो खड़ी हैं और उसी तरह दे आर ट्रेंड एंड दे आर ऑल्सो वेरी गुड प्रोफेशनल्स बिकॉज अगर आप बात करें जहाज़ की परवाज़ की और उसकी ट्रेनिंग की, तो उसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंट्री जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि अगर ख़वातीन फाइटर फ्लाइंग में हैं और वो जहाज़ उड़ा रही हैं, दे आर कैपेबल इनफ टू हैंडल द एयरक्राफ्ट इन द एयर एंड टू कैटर फॉर एनी इमरजेंसी दे एनकाउंटर। सो दे आर वेल डिसिप्लिन, वेल ट्रेन्ड एंड वेल प्रोफेशनल। तो अगर वो ये कर सकती हैं और उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ उनको रोकेगी। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हर जगह ख़वातीन की नुमाइंदगी शामिल है और ये किसी भी कौम के लिए बड़ी खुशाइन बात होती है जहाँ पे विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर प्रोफेशन में जो है वो मर्द और औरत शाना बशाना चलें और वो उनका बेसिक इंटरेस्ट मुल्क व कौम की सालमियत हो। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ कौम की बात आती है वहाँ मेरे ख्याल से डिस्क्रिमिनेशन होनी भी नहीं चाहिए कि जी फलाना मर्द ही इसी फील्ड में सिर्फ आगे चल सकते हैं, ख़वातीन नहीं चल सकती। हमारा मकसद बेसिक जो है वो एक है, तो फिर तो कोई चीज़ सामने नहीं आ सकती। और मज़ेदार गुफ्तगू रहेगी आज के दिन के हवाले से। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हफीज़ साहब मौजूद हैं और मज़ेदार और कुछ सवाल मेरे जहन में हैं जो मैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद इनसे पूछूंगी। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। यौम दिफा के हवाले से आज हमारा ये शो है और बहुत ही मज़ेदार और जोशीली गुफ्तगू चल रही है। जाहिर सी बात है आज का दिन ऐसा ही है, सेलिब्रेशंस तो बनती हैं और खुश होने वाली बात है कि जिस तरह से हम पर किसी की भी निगाह जाती है और जो हम पर पीछे से भी वार करने की कोशिश करता है, हमें बिना बताए वार करने की कोशिश करता है, वो भी मुंह की खाता है। और ये बार बार हमारे दुश्मनों को हमने साबित करके दिखाया है कि हमसे पंगा नहीं लेना। आगे बढ़ेंगे, मैं वापस अपने मेहमानों की तरफ आऊंगी और कुछ और अच्छे से सवाल हैं जो मेरे जहन में जो मैं पूछना चाहती हूँ। जिब्रान साहब, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है कि एयरफोर्स है, फ्लाइंग जो शोबा है उसमें तो हमारे पास लोग शामिल होते रहते, शमूलियत होती रहती है, लेकिन उसके अलावा और कौन से इस चीज़ फील्ड से रिलेटेड ऐसे शोबे हैं जो कार फरमा हैं और जो आजकल की नौजवान नस्ल जो इसमें आना चाहती है, तो जंग में ख़ास तौर पर अगर वो शोबे हिस्सा ले सकते हैं और उनकी भी इम्पोर्टेंस है, उनके बारे में बताइएगा। एयरफोर्स एक टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव फोर्स है। हमें हमेशा अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है ताकि हम दुश्मन के साथ अच्छी तरह मुकाबला कर सकें। ठीक है, दिस इज़ अदर देन ट्रेनिंग, जो कि हम अच्छी करते ही रहते हैं। तो अगर तो हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, अच्छी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ही, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा कि हमें कहीं और से कुछ नहीं लेना पड़ेगा। जिस तरह हमने जहाज़ बनाने शुरू कर दिए, इसी तरह जब ये नए नौजवान जिनके दिमाग जरखेज़ हैं, जब वो नई टेक्नोलॉजीज घर के अंदर ही बना लेंगे तो फौज और मजबूत होगी। साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर ये बच्चे आ सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, तो इसमें भी हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी क्योंकि एयरफोर्स एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। अच्छा। हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक ठीक तो ठीक। तो ये दो आप समझ रहे हैं कि ये दो बड़े अहम इस वक्त शोबे हैं जो बच्चे आजकल की जो जनरेशन है वो इसमें आ सकती है। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर ये नए नौजवान आएंगे तो ये वो सिक्योर नेटवर्क्स हमें प्रोवाइड कर सकेंगे जिसके थ्रू हमारी सारी कम्युनिकेशन होती है, डेटा ट्रांसफ़र होता है। और जंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सीक्रेसी और प्राइवेसी। तो अगर हमारे प्लान सिक्योर रहेंगे, ये लोग हमें ऐसे प्रोटोकॉल्स बना के देंगे जिसमें किसी और का अमल दखल नहीं होगा, तो हम जो अपना काम है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अच्छा। तो दो एरियाज़ हैं, एक है अच्छी इंजीनियरिंग और रिसर्च और दूसरी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सही। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, जंग के मौके पर इस तरह के भी कुछ शोबे होते हैं जो आपके जो आप फाइटर्स होते हैं, फ्लाइंग फाइटर्स, उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, उनको सिग्नल्स पहुंचा रहे होते हैं, और कुछ इस तरह का एक सिलसिला हो रहा होता है कि जो आपको पूरा रडार के तौर पर चीज़ें मैनेज करके बता रहे हो। ऐसे भी कुछ शोबे होते हैं जो वॉर में काम आ सकते हैं। एयरफोर्स का पूरा एक सिस्टम है, खाली फाइटर पायलट जंग नहीं लड़ते। हमारे साथ इंजीनियर्स होते हैं, लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं, मेडिकल वाले होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं, एयर डिफेंस वाले होते हैं। अच्छा। तो बहुत सारी फील्ड्स में सारे मिल के एक पायलट को उस जगह पे पहुंचाती है जहाँ पे जंग लड़ने के लिए रेडी होता है। और पायलट से कौन कौन लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं उस मौके पे?
उस मौके पे हमारे साथ हमेशा एयर डिफेंस कंट्रोलर होता है। अच्छा। जिसके पास सारी पिक्चर आ रही होती है कि दुश्मन के जहाज किधर हैं, कौन कहाँ से हमला करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वो हमें कमांडर्स के डिसीजन भी बता रहे होते हैं। अच्छा। कि हमारी हायर कमांड ने हमें कौन से टारगेट को एंगेज करने का है, किस दुश्मन को मारना है, किसको नहीं मारना है, किसको थोड़ी देर बाद मारना है, ये सारी प्लानिंग नीचे से हमें बताई जा रही होती है। अच्छा। ऐसे नहीं होता कि जंग में गया और फिर अपनी मर्जी से लड़ रहे। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है, इसमें इमोशंस कम और प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन ज्यादा होती है। लेकिन डोंट यू थिंक इसमें इमोशंस सबसे ज्यादा आ जाते हैं, आप पे हावी हो सकते हैं कि जब आप अपने दुश्मन को सामने देख रहे हैं, आपका दिल चाह रहा है कि बस इसे मैं खत्म कर दूं, कि ये फिर दोबारा ये सोच भी ना लेकर आए हम पर हमला करने के लिए या हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। देखिए, दुश्मन को ख़त्म करने की सलाहियत तो वो ट्रेनिंग से आ जाती है। इस इमोशन को सप्रेस करना है और तब तक कमांडर के डिसीजन का इंतजार करना है जब वो कह दे कि अब इसको ख़त्म कर दो। ओके। और यही एयरफोर्स की सबसे बड़ी बात है कि हम कभी भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करते, चाहे हम जहाज में। दिस इज ऑल अंडर डिसिप्लिन। अंडर डिसिप्लिन। हमारे पास मिसाइल्स लगे होते हैं, गन्स होती हैं, बॉम्ब्स होते हैं, लेकिन जब तक हमें हमारी कमांड, हायर कमांड, चीफ ऑफ एयर स्टाफ या उनके बिहाफ पे कोई और बताएगा नहीं, हम उनको फायर नहीं करेंगे। और ये तो नस पे काबू है ना बड़ा अच्छा कि आप कुछ चाह भी रहे लेकिन जाहिर है आप अपने ऑर्डर्स के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ट्रू दैट, सबसे अच्छी बात। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप भी एज अ मेल आपने ट्रेनिंग हासिल करी और एयरफोर्स में आप आए, उसके बाद आपकी वाइफ ने भी नेवी के अंदर एक वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग होगी, तो जितनी भी फोर्सेस हैं उसमें क्या मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती हैं और मेल एंड फीमेल के लिए अलग ट्रेनिंग्स होती हैं या इकट्ठी ट्रेनिंग की जा रही होती है, क्या सिलसिला होता है? जब हम ट्रायल सर्विसेज की बात करें तो वो आर्मी हो, नेवी हो या पाकिस्तान एयरफोर्स हो, तीनों की सेपरेट इंडिपेंडेंट एकेडमीज़ हैं और हर किसी की जो ट्रेनिंग है वो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग है। और क्योंकि अभी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं जी, तो इस चीज़ का ज़रूर मद्देनज़र रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कि कहीं पे भी उस ट्रेनिंग में कोई कमी ना आए। और प्रोफेशनलिज्म की जब हम बात करें तो हर निकलने वाला जो पास आउट हो कैडेट, उसके बाद वो ऑफिसर बनता है, उसकी ट्रेनिंग ऐसी हो कि वो जब भी मौका आए तो उस वक्त वो तैयार हो, उसकी ट्रेनिंग ऐसी की गई हो। जिस तरह सर ने बताया कि डिसिप्लिन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, उस वक्त आपको इमोशंस के साथ अपने आप को काबू करना पड़ता है और अपने ऑर्डर्स के मुताबिक एग्जीक्यूशन करना, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी ट्रेनिंग ऐसी की गई हो, जब आपके अंदर वो डिसिप्लिन ड्रिल किया गया हो। तो तीनों फोर्सेस में ये चीज़ डिसिप्लिन का ख़ास ख्याल रखा जाता है और ये चीज़ इनकलकेट की जाती है कि आप डिसिप्लिन्ड हो। और जहाँ तक फीमेल और मेल की बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग में कुछ ऐसा नहीं है कि मेल की ट्रेनिंग कोई सख्त है और फीमेल को थोड़ा सा कोई लिवरेज मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली जब जो आउटपुट देनी है, जब वो सेम देनी है तो उसके लिए जो तैयारी है वो भी सेम है। तो वो उनको भी उतना ही टफ टाइम देखना पड़ता है, वो नेवी हो, एयरफोर्स हो। उसमें अगर आप ये कहें कि उनको लिवरेज दी जाए क्योंकि वो खातून है, वो फीमेल है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन और वेल रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन वो अफोर्ड नहीं कर सकती ऐसे इंडिविजुअल्स के जो अब वो आउटपुट ना दे सकें जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है। तो वो आउटपुट अचीव करने के लिए इसीलिए वो ट्रेनिंग सबको इक्वल दी जाती है और सब लोग उसी डिसिप्लिन के तहत अपनी एग्जीक्यूशन करते हैं। सही है। तो आपके ट्रेनिंग के दौरान कभी आपने ऐसी चीज़ कोई देखी कि फीमेल्स जो हैं वो थोड़ा सा हाथ उठा ले और वो कहें कि नहीं जी ये वाली इस लिमिट तक हम नहीं जा सकते ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि जाहिर है ट्रेनिंग्स तो आपको बड़ा मजबूत बनाने के लिए होती हैं, आपको हर मुश्किल दौर से गुजारती हैं, आपके माइंड को बड़ा वो जैसे इमोशंस को मारना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रेनिंग में आपकी सोच से भी ऊपर काम हो रहा होता है। जहाँ तक अगर आप कहें, कहा जाता है कि औरत सिंफ नाजुक है, लेकिन जब आप फोर्सेस की बात करते हैं तो हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना वेल मैच्योर्ड है माशाल्लाह और इतना इस्टेब्लिश्ड है कि
जो भी कैंडिडेट अप्लाई करता है, अगर कोई खातून भी अप्लाई कर रही है, एक तो वो अपनी विलिंगनेस के साथ अप्लाई कर रही है और फिर उसके अंदर वो तमाम क्वालिटीज देखी जाती हैं कि क्या वो सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उस क्राइटेरिया को जब देखा जाता है और साथ विलिंगनेस को देखा जाता है तो जनरली वही खवातीन इंडक्ट हो पाती हैं, उसी सिलेक्शन क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं, जो कि अल्टीमेटली मेल के साथ चल सकें और उनके शाना बशाना वो ट्रेनिंग को बर्दाश्त कर सकें। मतलब वो इन दी एंड आप लोगों की ही तरह स्ट्रॉन्ग निकल के बाहर आए। वो फिर अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह आई हैवंट सीन के कोई इस तरह के मसाइल खवातीन के आ रहे हों, क्योंकि वो बिल्कुल जिस तरह मर्द ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, दे ट्राई टू ट्रेन लाइक एवरीवन इज डूइंग। तो खास उनकी तरफ से भी ऐसी चीज़ नहीं आती और ना ही ट्रेनर्स की तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स की यही खास बात है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन द ऑपरेशन, द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। ओके, और जाहिर सी बात है मेरे ख्याल से जो भी खवातीन इसमें आती होंगी उनका माइंड तो पहले से ही बना हुआ होगा कि भाई इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग से गुजर कर ही हमने एक पोजीशन हासिल करनी है, और एयरफोर्स हो गया, ये जो भी फोर्स जो वो हिस्सा लेना चाहती हैं उसका वो हिस्सा बन सकती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग उनके अंदर होती होगी। अच्छा जिब्रान साहब, ये बताइएगा जो मुश्तरका मशक़ें आप लोग करते हैं, जो हम करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होता है और किस तरह का फ़ायदा होता है हमें? पाकिस्तानी ट्राई सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये कभी भी अकेले नहीं लड़ती, ये हमेशा इकट्ठे लड़ती हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट्स अपना काम पूरा करते हैं तभी जंग जीती जाती है। तो हर इलाके के लिहाज से, जिस तरह कश्मीर का एरिया हो गया या साउथ में सी का रीजन हो गया या रेगिस्तान हो गए, बलूचिस्तान, पंजाब वाली साइड पे, यहाँ पे हर फौज का एक स्पेसिफिक एम है जो वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके बाद ही वो इवेंचुअल एम अचीव होता है जो कमांडर ने हमें दिया होता है। जिस तरह नॉर्थ में पहाड़ों के ऊपर फौजी होंगे तो उनके ऊपर जहाज उनकी हिफाजत कर रहे होंगे। अच्छा। जिस तरह नेवी की शिप्स होंगी वो सी के अंदर जा रही होंगी तो उनके ऊपर भी एयरक्राफ्ट होंगे। मतलब सर्वेलेंस जो जिस तरह की होगी वो आपके ऊपर होगी लाजमी। बिल्कुल, आर्मी और नेवी जहां भी मूव करती है उनके ऊपर एयरफोर्स होती है, तो हम हमेशा उनके साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम अपने लोगों को बॉर्डर से अपनी साइड पे या दूसरी साइड पे अकेला छोड़ दें। उनको हमेशा वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हम लोग जो उनको चाहिए होती है, ताकि वो अपना काम ठीक तरीके से कर सके। और जिस तरह से कभी आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपको बैकअप चाहिए और फौरी तौर पर चाहिए, तो फिर किस तरह से चीजें जल्द से जल्द मैनेज होती हैं? एयरफोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि हम विद इन मिनट्स कहीं भी पहुंच सकते हैं। आर्मी को कहीं भी जाने में टाइम लगता है, नेवी को पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन एयरफोर्स के जहाज विद इन मिनट्स, अगर कश्मीर के बॉर्डर पे पहुंचना है या सिग्नल फ्लाइंग होती है। जो हमारी स्पीड है वही हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है। Oh, yes. और साथ ही साथ जो हमारे पास फायर पावर अवेलेबल होती है वो किसी भी दुश्मन को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफ़ी होती है। तो अगर दो जहाज किसी एक स्पेसिफिक एरिया को प्रोटेक्ट कर भी रहे हैं तो उनके बैकअप हमेशा ज़मीन पे रेडी अवेलेबल रहते हैं। अच्छा। और कभी भी हम बैकअप के बगैर नहीं जाते। सही। अच्छा, वेदर कभी आप लोगों के बीच में रुकावट बनता है तो फिर उसके लिए भी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाती है कि किस तरह से आपने एक मुश्किल वक्त के अंदर, एक मुश्किल क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर जो है अपना जो है वो रोल प्ले करना है? जो हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर सिस्टम्स लगे होते हैं वो हमें हर वेदर में ऑपरेट करने की इजाज़त देते हैं। अच्छा। सो वी आर ऑल वेदर एयरफोर्स। आप उड़ भी सकते हैं, जंग भी लड़ सकते हैं, और जो भी आपने एम्स हासिल करने हैं वो किसी भी वेदर में हो सकते हैं। अच्छा। तो चाहे बारिश हो रही हो, तूफान हो, आंधी हो, आपको कभी एयरफोर्स ज़मीन पे नहीं नजर आएगी जब भी रिक्वायरमेंट। जैसे आपने 26 से 27 फरवरी को देखा, 26 से 27 की दरमियानी रात को इस्लामाबाद में सख्त बारिश हो रही थी, बादल थे 30-35,000 फीट तक, लेकिन हम लोग टेक ऑफ भी कर रहे थे, लैंडिंग्स भी कर रहे थे, और वो सारे काम कर रहे थे जो एयरफोर्स से रिक्वायर्ड थे। सही है। मतलब कोई भी किस्म की आपके जो जोश है उसके बीच में नहीं आ सकती। हफीज साहब, आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी, मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, ये बताइएगा कि जब ये जंगी हालात होते हैं, जब हमारे बॉर्डर्स पे हमारे सिपाही मौजूद होते हैं, तो बड़ी कंट्रोवर्सीज भी चल रही होती हैं, क्योंकि जाहिर है जो अपने मैदान में खड़ा है उसकी जो सिचुएशन है वो हम नहीं समझ सकते, जो अपने घरों में बैठे हुए होते हैं, जो तनकीद कर रहे होते हैं, और कितने सारे ऐसे होते हैं जो बातें बना रहे होते हैं हमारे मुजाहिदीन के हवाले से, हमारे सिपाहियों के हवाले से, फोर्सेस के हवाले से। तो तब हमारा अदब क्या रोल अदा करता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा अदब कभी मनफी समत में नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 75 साल होने को आ गए हैं, पाकिस्तान बनने के बाद के अदब की बात कर रहा हूँ। हमेशा हमारा अदब हमारी फोर्सेस की बैक पे खड़ा हुआ है।
और जो हमारा कारी है, हमारे जो लोग हैं पढ़ने वाले, शायरी को सुनने वाले, शायरी को पढ़ने वाले, हमारे गुलकार, हमारे जो मुगन्नी हैं, हमारे मौसीकार हैं, वो इस किस्म की धुनें तरतीब देते हैं कि हमारी सिपाह को यूँ महसूस होता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उनकी बैक पे खड़ा हुआ है। लेकिन नहीं तो उसे काउंटर किस तरह से करते हैं उस प्रोपेगेंडा को? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे कि जो एंटी स्टेट कहीं लोग पाए जाते हैं, जिनके ज़हन ही मनफी होते हैं या वो किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, उनका होना हर मुल्क में होता है, उनके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। वो लोग होते हैं, असल मसला ये होता है कि उन तक पहुँचने का। मुझे याद है कि एक ज़िला में मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लगा हुआ था, आज से 10-12 साल पहले की बात है। अच्छा। वहाँ एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी तफसील में मैं नहीं जानना चाहता, सिर्फ उसकी कंक्लूजन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका बतौर वन मैन ट्रिब्यूनल मैंने इंक्वायरी की, और उस इंक्वायरी के बाद यकीन जाने मेरी अपनी पूरी सर्विस में मैंने इस नतीजे पर पहुँचा कि हम जो सिविलियन हैं ना, हमारी पूरी ज़िंदगी जो हम गुजारते हैं, हम कितना भी काम कर लें, लेकिन हमारा जो एक सिपाही वो सर्दियों की रात में, पो की रात में बॉर्डर पे खड़ा हुआ है बारिश में, या जो हमारा एक लड़ाका पायलट है वो जहाज़ उड़ा रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी बात हो रही थी ना ये कि जज्बा कहाँ होता है। जज्बा हमारे लड़ाका पायलट हों, सिपाही को मोर्चे तक ले जाता है और पायलट को जहाज़ में बिठा देता है, उसके बाद कमान होती है। जज्बा वहाँ पे बैठने तक, और फिर वो कमान के तहत काम करता है। जज्बा प्लस कमान, वो उसके तहत काम करता है। तो यही मैंने देखा कि हम लोगों की पूरी ज़िंदगी हम काम कर गुजरे, और वो एक रात जो दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए या मुकाबले के इंतज़ार के लिए या विजिलेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए गुजारी है ना, या हमारे नेवी के ऑफिसर देखिए, तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और मैंने ये अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में मैंने ये लिखा था। अच्छा। कि ये बात ऐसी होती है कि जब हम, चाहे हम सिविलियन हैं, हम सिविलियन ऑफिसर्स हैं, हम ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, या हम अदीब हैं, शायर हैं, जो भी हैं, हमारा ये काम होता है कि ना सिर्फ हम अपनी फोर्सेस को उनके लिए, उनकी बैक पे खड़े हों, उनके लिए दुआ करें, उनके साथ जो उनकी काज है, वो उनकी काज क्या है हमारी फोर्सेस की। देखें ना कैसे कैसी माओं ने अपने नौजवान बच्चे शहीद करवाए हैं, जब हम अपने अंदर की जंग लड़ रहे थे, कि जब दहशतगर्दी हमारे यहाँ तक आन पहुंची थी और हमारे गले कट रहे थे, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि वो किसकी कास लड़ रहे हैं। क्या ये सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए बातें होती हैं? क्या जस्ट ये तनख्वाह जो है यही जज्बा होता है? नहीं, जो अपनी मादरे वतन को बचाने का जज्बा होता है वही सब कुछ होता है, और इसका कोई बदल ही नहीं है। बिल्कुल। अब आप देख लें लाइन ऑफ कंट्रोल के पे अगर हम देखें, अपने बॉर्डर्स पे देखें, तो अभी भी शहादतें हो रही हैं, और अभी भी जज्बा हमारे जो सिपाही हैं, जो फोर्सेज हैं, उनका खत्म नहीं है। हमारा पूरा का पूरा बॉर्डर, चाहे इधर मगरब की सो इधर हो, सारा का सारा, और दिन रात, जैसे कि अभी ये बात हो रही थी यहाँ पर, हमारे ये नौजवान ऑफिसर्स बात कर रहे थे कि नीचे हमारी बड़ी फौज होती है, नीचे हमारी नेवी होती है, और उसके ऊपर जो एक, जिसे कहा ना कि छतनार दरख्त की तरह साया किए होते, उनकी देख रहे होते उकाबी निगाहों से कि कौन कौन उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो वो सब कुछ, तो ये होता है ना कि जैसे इकबाल ने कहा था कि ये 4 अनासरों तो बनता है मुसलमान। तो यहाँ पर ये होता है कि ये 3 फोर्सेस जब इकट्ठी होकर मोबिलाइज होती हैं और ये जब करती हैं, तो फिर पाकिस्तान का दिफा वजूद में आता है। और जो पाकिस्तान का दिफा है, दैट इज सुप्रीम। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है तो हम यहाँ सुख का सांस ले रहे हैं, से सो सकते हैं। हाँ, एक नौजवान ऑफिसर जब वो शहादत का रुतबा हासिल करता है कहीं भी किसी मास पर, तो उसने 22 करोड़ लोगों को अगले कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए जिंदगी दी, बिल्कुल अपनी जान कुर्बान करके। अपनी जान का तो ये जज्बा जो होता है, ये पैसे का मोहताज नहीं होता, ना किसी रुतबे का मोहताज होता है, ना वो किसे कहते हैं कि हम दाद दे, हमारी तारीफ करें, तहसीन का भी वो मोहताज नहीं होते। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि आप हमारी पुश्त पे खड़े हों, हमारे लिए दुआ गो हों, हम
आपके लिए, हम पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं। बेशक, क्योंकि अब हमने देखा भी है कि कितने सिपाही सिर्फ शहादत हासिल करने के लिए जो है फोर्सेस में शामिल होते हैं। ये जानते हैं कि उनकी जान जा सकती है, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो उनसे अलग हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जज्बा उनके अंदर कायम दायम रहता है और वो फोर्सेस ज्वाइन करते हैं। साथ साथ मैं अहमद साहब ज़रूर आपसे इन दी एंड मैसेज भी एक लेना चाहूँगी आज के दिन के हवाले से, आने वाले दिनों के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उससे किस तरह का मैसेज देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जिस तरह 1965 की वॉर के अंदर जो जज्बा था, जिस तरह अभी हफीज़ साहब ने बात की, उस वक़्त हमने देखा कि ख़वातीन अपना जेवर तक लेके आ गई थे इन सपोर्ट ऑफ देयर आर्मी एंड एयरफोर्स एंड नेवी, और हर शख्स खड़ा था फ़ौज के पीछे। और लाहौर में देखा गया कि लोग डंडे लेके बॉर्डर की तरफ चल पड़े। तो ये वो जज्बा था जो एक कौम को अजीम बना देता है, और ये वो जज्बा है कि जो कभी भी किसी कौम को किसी भी दुश्मन के सामने जो है वो शर्मिंदा नहीं करने देता। बेशक, तो यही वो जज्बा चाहिए। और अगर हम न्यू यंगस्टर्स की बात करें, आने वाली नस्ल की बात करें, तो एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि जनरली फोर्सेस में काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, जिस तरह हर किसी का पैशन होता है। तो वंस दे आर नॉट सिलेक्टेड, तो कहीं उनके ख्याल जहन में आता है कि शायद कहीं पे उनके साथ बैड लक हो गई, कहीं पे कोई सिस्टम में शायद सिस्टम में फ्लॉ। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह मैंने बताया कि मेरा कोई जानने वाला नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था, तो ये इट्स अ फुल प्रूफ सिस्टम, और इस सिस्टम पे ट्रस्ट रखें और आप अपनी पूरी कोशिश करें। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फोर्सेस, आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें और अपनी मेहनत के साथ, उस स्टडी के साथ आप जब अप्लाई करते हैं, देन हैव द फेथ इन सिस्टम। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग, एंड इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड देन हैव फेथ इन सिस्टम। अल्लाह ताला ने आपको किसी और चीज़ के लिए सिलेक्ट किया है, आपको किसी और चीज़ के लिए बिल्कुल सिलेक्ट किया है, और वो हमारे इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, हमारे बैंक्स में काम, किसी भी फील्ड में कोई भी नौजवान काम कर रहा है, वो अपनी जब आउटपुट अच्छी देगा, फुल एफिशिएंसी के ऊपर काम करेगा, तो रफ्ता रफ्ता ये मुल्क मज़ीद तरक्की करेगा। और जब मुल्क मज़ीद तरक्की करता है तो उसकी फ़ौज जो है वो फोकस कर सकती है एक एस्पेक्ट के ऊपर। और इसी तरह कौमें तरक्की करती हैं जब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जब पूरी कौम आपके पीछे खड़ी हो जाती है, तो आपकी फ़ौज मज़ीद मजबूत हो जाती है। So I would just say कि they should believe on this thing कि sleep tight, PF is awake. That's great. जिब्रान साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? 65-71 में हमारे पास एम आलम, रफ़ीकी जैसे लोग थे। इस जनरेशन में हमारे पास हसन सिद्दीकी, नुमान, सिब्तान अख्तर, इस तरह के लोग हैं। मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से ये है कि बच्चों को इस तरह की तरबियत दें कि वो इस जनरेशन को आगे रिप्लेस करें और सेम स्टैंडर्ड मेंटेन रख सकें। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो अपने से बढ़ के सोचें। बिल्कुल सही बात। तो पेरेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है कि वो बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग करें, और बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। अगर नेक नियति से ये काम होगा तो इंशाल्लाह इज़्ज़त भी मिलेगी और अल्लाह के सामने सुरखरू भी होंगे हम सारे। क्या बात है, बहुत खूब। हफीज़ साहब, मैं तो हज़रत इकबाल का शेर पढ़ूंगा जरूर कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, क्या बात, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। वाह, ये जज्बा है, यही कुछ है और ये कायम रहना चाहिए। ये दिन जो हम 6 सितंबर का आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम अपनी अच्छी यादों को कि किस तरह हमारे मुजाहिदों ने अपनी जान का नजराना देकर हमारे मुल्क को बचाया और किस तरह हम 21वीं सदी में दाखिल हुए। और मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से पाकिस्तान का इस्तेहकाम रहे और हमारे यहाँ के लोग, हमारे बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे सदियों आगे तक जाएं और हज़ारों सालों तक आगे जाएं और आज के दिन को याद रखें। बिल्कुल, जैसे कि आज हमारे बीच ये दिन ज़िंदा है, आगे की जितनी भी नस्लें हैं उनके दिलों में ये जोश और वरवला रहे। और हम बार बार, और वही जो बात अभी जिब्रान साहब ने कही कि ये हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे घर के बड़े हैं, उनका एक बड़ा इसमें रोल है कि वो आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसको ये सारी चीज़ें बताएं कि हमने किस तरह से सेक्रीफाइसेस किए, हमारे आबा व अजदाद ने किस तरह से कितनी मुश्किलात के साथ ये
वक्त गुजारा और तुम लोगों को एक ऐसा आज़ाद मुल्क दिया कि जहां तुम्हें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ अपने मुल्क की दिफा के बारे में सोचने की ज़रूरत है। एंड अगेन, आप ज़रूरी नहीं है कि फोर्सेस ज्वाइन करें, अपने मुल्क की तरक्की में आप बहुत मुख्तलिफ और चीज़ें हैं, उन ज़रियों के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि आपने सिर्फ एक चीज़ सोच ली है कि भाई मैं अगर फोर्सेस में नहीं गया तो शायद मैं अपने मुल्क के लिए नहीं कुछ कर सकता। आप और तरीक़ों से अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बेशुक्रिया अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर एंड बहुत अच्छा हमारा ये गुफ्तगू का सिलसिला रहा और अल्लाह ताला मज़ीद आपको कामयाब करे और जितनी भी देखने वाली नौजवान नस्ल है, आप लोगों को देखकर ही उनके अंदर और मज़ीद जज्बा पैदा हो। जिब्रान साहब, आपका बेहद शुक्रिया और हफीज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इसी तरीके से साल दर साल हम ये सेलिब्रेशंस करते रहेंगे और इस तरह के मज़ीद डिफरेंट शाहकार आपके सामने लेकर आते रहेंगे, किससे डिस्कस करते रहेंगे और ये सोचेंगे कि वी आर रियली प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से।